Hello everyone, welcome to my new video, and this video is going to be blockbuster. Yes, today I am going to deal with quantum mechanical model of atom, which comes under structure of atom class 11 physical chemistry chapter 2nd. Okay, 99% of the student doesn't get it in once. एक बार में ये 99% बच्चों को नहीं आती और कई टीचर भी इसको पढ़ाते ही नहीं हैं, बट ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और यस ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग तो है, बट ये एडवांस टॉपिक है. अगर इफ़ यू आर टारगेट जेई एडवांस देन यू शुड लर्न दिस. ओके, तो इस वीडियो में एक एक बातें बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखना और सारी बात समझ में आएगी. जिस पॉइंट पे तुमको डाउट है तुरंत कमेंट लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक ना. इस वीडियो को बनाते हुए और मैंने पहले खुद इसको सीखा है अच्छे से, एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर करा है और इसको मैं इससे सवाल पूछते हैं जेईई एडवांस में पक्का पूछता है. ठीक ना. ग्राफ वाला पूछेगा या फिर कुछ फंक्शन सा दे देगा, बोलेगा नोड कहाँ होगा, ये सब. ठीक ना. तो इस पे मैं पहले बैक टू बैक 4 या बैक टू बैक 4 और 5 वीडियो आएगी, उसके बाद मैं सवाल भी कराऊंगा. इस टॉपिक को मैं एकदम ज़बरदस्त बना के छोड़ूंगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है. इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ये सपोर्ट करता है. ठीक ना. पुराना न्यूटन ने जब बोल दिया कि जब डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब डी ब्रॉगली का बेसिकली ये स्टेटमेंट था कि कोई भी चीज़ के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हो सकता है. ठीक ना. लेकिन बोर ने अपना थ्योरी, बोर्स मॉडल ऑफ एटम पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था, इसलिए उसका फेल्यूर हुआ. उसका केवल एक बात रख लिया गया, वह एनर्जी सेल वाला बात उसका अभी तक वैलिड है. बाद में कि उसका सारा बात को अनवैलिड कर दिया गया, नहीं माना गया. ओके, तो उसके बाद ये अभी तक का लेटेस्ट मॉडल है जिसको कि कंटिन्यू है और अभी तक ये फील्ड ऑफ रिसर्च का टॉपिक है. ओके, तो ज़्यादा नहीं इसमें, लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से जरूरी है वो सारी बातें हम लोग डील कर रहे हैं. तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव माना गया है. अब स्टैंडिंग वेव क्या होता है, 11th वाले बच्चे हो और अगर वेव चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मान लो स्टैंडिंग वेव का एक टाइप है. ठीक ना. जिसमें मोशन ऑफ वेव पार्टिकल्स 2 पॉइंट के बीच में फिक्स रहता है. 12th वाले बच्चे हो तो तुमको आना चाहिए और 13th के बच्चे हो तो आना ही चाहिए. ओके, ये दो कोई मान लो वॉल है या फिर कोई भी चीज़ है, इस दोनों के बीच वेव का पार्टिकल का फिक्स रहता है मोशन. ओके, इन एटम इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडिंग वेव एंड इट्स मोशन इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड बाउंड्री. हम बताए ही हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को भी एक स्टैंडिंग वेव माना गया तो इसका भी मोशन 2 पॉइंट के बीच फिक्स होगा और वो 2 पॉइंट न्यूक्लियस और बाउंड्री यानी कि सेल. ओके, अब इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो वेव मोशन को परफॉर्म कर रहा हो उसका इक्वेशन x माइनस वी टी का फंक्शन होता है. 11th वाले बच्चे नहीं आ रहा है तो मान लो जब वेव टॉपिक पढ़ोगे तो ये सब तुमको एकदम हलवा लगेगा. ओके, और 12th 13 को तो आ ही रहा होगा. तो इक्वेशन ऑफ वेव पार्टिकल ये होता है. ठीक ना. और इसी में अगर साइन वेव है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब इसका एग्जांपल है. ठीक ना. बेसिकली ये जनरल इक्वेशन है, उसका ये स्पेशल कैटेगरी है. ठीक ना. तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है. ठीक ना. अच्छा, यहाँ पे एक बात देख रहे हैं हम लोग कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो साइन का फंक्शन होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर कॉस का. ठीक. तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो जनरली एम्पलीट्यूड उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है. ओके, तो इक्वेशन ऑफ वेव में एम्पलीट्यूड का भी आ गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेव जो होता है वो फंक्शन ऑफ साई होता है. ठीक ना. और एनर्जी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब जो वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड को जो तवज्जो देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब वेव मानते हैं तो उसमें साई को वही तवज्जो देते हैं. समझ में आया. यहाँ पे एनर्जी ऑफ वेव पार्टिकल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, यहाँ पे साई का स्क्वायर होता है. ठीक ना. अब एनर्जी कहाँ होगा, एनर्जी वहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा.
ठीक ना। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर है, और एनर्जी वहाँ होगा जहाँ वेव होगा, तो जहाँ वेव होगा और इलेक्ट्रॉन ही वेव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन वेव या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ तुमको अपने आप आ गई होगी। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे क्लियर करूँगा। इसमें कोई डाउट है कमेंट करो, आराम से मैं सॉल्व करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो अभी ही जाके देखो। टॉपिक को आज तुमको एकदम ज़बरदस्त बनाना है। ओके, थैंक यू।